से मेरा निवेदन है कि वो आगे आकर और प्रधानमंत्री जी को संगम नगरी का सबसे सुंदर भेंट त्रिवेणी के संगम का चित्र देकर उनका स्वागत करें। साथियों, बार बार प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं और हम लोगों को स्नेह की वर्षा करके जाते हैं। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से कहूंगी कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के स्वागत में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। प्रयागराज की धरती पर मोदी जी का स्वागत है, स्वागत। प्रयागराज की धरती पर, प्रयागराज की धरती पर आज प्रयागराज की इसी धरती पर जहां 4 सभाएं 2014, 2017, 2019, 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर चुके हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अपनी ओर से भी, प्रयाग की ओर से, आप सब की ओर से करता हूं। आप सबके सामने चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, लंबी बातें कोई करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके सामने विषय रख चुका हूं, लेकिन गरीबों के मसीहा कौन है? मोदी जी हैं। और गुंडों के हमदर्द कौन है? सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। या प्रयाग से लेकर के गाजीपुर तक जिस प्रकार से गुंडों, माफियाओं, अपराधियों के कब्जे में था, वह युग बीत गया। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी धरती पर आए थे। आप सबको याद होगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसी प्रयागराज में इस कुंभ मेले की सफाई करने वाले कर्मचारियों के चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा विश्वनाथ का धाम और रामलला का मंदिर बनाने वाले कर्मचारियों की आपने पूजा की थी, यह पूरा देश देख रहा है। 80 करोड़ लोगों के पेट की आग को शांत करने, कोई भूख से न परेशान हो, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आपने राशन दिया। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम आपने किया। गरीब कल्याण की अनेक सुविधाएं देने का काम किया। उसका वर्णन करेंगे तो घंटों लगेगा। इस देश का गरीब, इस देश का किसान और इस देश की आधी आबादी, माताओं बहनों हाथ उठा के बताओ, मोदी जी के साथ हो कि नहीं हो? यहां पर हमारे किन्नर समाज से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, वह भी आशीर्वाद देने के लिए। एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, एक तरफ गरीबों के हमदर्द हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये सब किन्नर समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया बैठ जाएं, बैठ जाएं। मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए आप सब भी सुनना चाहते हैं। हमारा प्रयागराज विकास से मतलब हजारों किलोमीटर दूर था। जब से 2014 में आपके नेतृत्व में देश में और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी, हमारा प्रयागराज विकास के एक नए युग में प्रवेश किया है, प्रदेश प्रवेश किया है, देश प्रवेश किया है। आगे भी 2025 का यहां पर कुंभ है। सब लोग यहां कमल खिलाना चाहते हैं। आपको तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसे सबका नारा 4 जून, 4 जून, फिर एक बार। यह आपके लिए सब समर्पित है। यही निवेदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए मैं अनुरोध करूंगा, यहां की जनता को अपना उद्बोधन देने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती पर यहां के सब परिवारजनों के हमार प्रणाम। आज मंगलवार है और पास में बड़े हनुमान जी का पावन धाम है। मैं परेड ग्राउंड के इस मंच से प्रयाग के आराध्य और त्रिवेणी को प्रणाम करता हूं। साथियों, प्रयाग तपोभूमि है। ये कुंभ की भव्यता की धरती है। यहां कटरा के कचौड़ी भी है और समोसे का स्वाद भी है। यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है और गुरु भारद्वाज के आश्रम भी है। यहां लेटे हनुमान जी भी है और माता आलोपी भी है। और इसलिए तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद मतलब पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद। और प्रयाग कैसे अनंत आशीर्वाद दे रहा है, ये आपका उत्साह बता रहा है। साथियों, 24 का ये चुनाव तय करेगा भारत के भविष्य की त्रिवेणी किधर बहेगी। आप भी देख रहे हैं, आज भारत की पहचान कैसे होती है। भारत की पहचान अब एक्सप्रेस वेज से होती है। भारत की पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। बड़े बड़े देश मुझसे कहते हैं, भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें भी चाहिए। भारत अब दुनिया में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। भारत G20 का आयोजन करवाता है तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। और साथियों, यही तो प्रयागराज का इस क्षेत्र का मिजाज है। यहां के लोग ना किसी से दब के रहते हैं, ना किसी से डर के रहते हैं। जो जिंदा दिली मैंने प्रयागराज के लोगों में देखी है, वो कम ही मिलती है। और यही मिजाज तो आज के भारत का भी मिजाज है। साथियों, आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो हर देश प्रेमी इससे खुश है। लेकिन आप देखिए,
सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को भारत का गौरव गान हजम नहीं होता। और ये करते क्या है? कांग्रेस के शहजादे भारत को गाली देने के लिए विदेश जाते हैं। ये इंडी गठबंधन वाले चुनाव भी किस एजेंडा पर लड़ रहे हैं? इनका एजेंडा है कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे। इनका एजेंडा है सीएए को रद्द करेंगे। इनका एजेंडा है भ्रष्टाचार पर जो कड़े कानून बने उन्हें रद्द करेंगे। क्या ये सब करने के लिए आप कभी भी ये इंडी अलायंस वालों को, सपा कांग्रेस वालों को एक भी वोट देंगे क्या? देंगे क्या? क्या देश को दिशा देने वाली प्रयागराज की धरती को इन लोगों की हरकत मंजूर होगी क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वालों का, सपा कांग्रेस वालों का सुशासन से और हमारी आस्था से 36 का रिश्ता है। भारत का कोना कोना इस बात की गवाही देता है कि इंडी गठबंधन वालों से विकास नहीं हो सकता। आप यहां प्रयागराज में होने वाले कुंभ का ही उदाहरण देखिए। सपा कांग्रेस के समय क्या होता था? भीड़ में भगदड़ मच जाती थी। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। हर तरफ अव्यवस्था होती थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रही है। अगर कुंभ के लिए ज्यादा कुछ करते दिख गए तो कहीं उनका वोट बैंक बुरा न मान जाए। इन लोगों को वोट बैंक का इतना डर सताता था। सपा कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन होता था। आप मुझे बताइए, राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया कहने वाले ये लोग अगले साल होने वाले कुंभ को क्या कभी अच्छे से करने देते क्या? साथियों, मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। अब निषाद राज के श्रृंगवेरपुर का विकास भी किया जाएगा। श्रृंगवेरपुर राम वनगमन पथ का प्रमुख तीर्थ बनेगा।
क्या सपा कांग्रेस वाले कभी भी ये काम करेंगे क्या? सपा कांग्रेस के शहजादों को अपने परिवार के आगे कुछ भी दिखता नहीं है। कांग्रेस तो आजादी का सारा श्रेय भी एक परिवार को देना चाहती है। आपको मालूम होगा, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के थे, स्टैच्यू मोदी ने बनवाया, लेकिन एक कांग्रेस का परिवार उस तरफ जाने का उनको डर लगता है कि इतने बड़े स्टैच्यू का अगर परछाया भी उन पर आ जाएगा तो शायद उनके लिए आफत आ जाएगी। साथियों, सपा और कांग्रेस का चरित्र ही विकास विरोधी है। सपा कांग्रेस के समय प्रयागराज से बहुत भेदभाव हुआ। आपको याद है ना, कैसे बिजली के लिए यहां के लोगों को तरसा कर रखा जाता था। हर दुकान के बाहर जनरेटर का शोर और धुआं रहता था। आज हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारी भाजपा सरकार में तो हर जिले को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। 2017 से पहले हमारे किसान भाई बहन रात रात भर जगकर खेत में सिंचाई करते थे। आज किसानों को भी आसानी से बिजली मिल रही है। साथियों, आज हमारा प्रयाग विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ 4 लेन हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे, हल्दिया से प्रयागराज तक वाटरवे, अमृत स्टेशन और वंदे भारत ट्रेनें, हर क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरपास, गंगा जी पर आइकॉनिक केबल ब्रिज, बमरोली एयरपोर्ट का कायाकल्प, पहले जो कल्पना नहीं होती थी आज वो साकार हो रहा है। साथियों, यूपी के ऐसे बहुत फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिन्हें पता ही नहीं होगा परिवारवादी पार्टी के दिनों में क्या होता था, कैसे हमारी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। उद्योग धंधे सब चौपट पड़े थे। किसी भी व्यापारी को वसूली और फिरौती का फरमान आ जाता था। हमारा तीर्थराज प्रयाग, यहां खुलेआम सड़कों पर बम चलते थे, गोलियां चलती थी, गुंडे माफिया बेखौफ अपनी शेखी बगाड़ते थे। सीधे सच्चे लोग दहशत में जीते थे। यहां के दुकानदार, यहां के कारोबारी भूल सकते हैं
क्या कि उनकी हालत रहती थी उस समय। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, माफिया के खिलाफ भी यहां सफाई अभियान चल रहा है। सपा सरकार में माफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था। अब उसके अवैध महल तोड़कर भाजपा सरकार वहां गरीबों के लिए घर बनवा रही है। साथियों, प्रयागराज शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र है। यहां के युवा कभी भूल नहीं सकते सपा सरकार कैसे आपके सपनों का सौदा करती थी। मेहनत आपकी, योग्यता आपकी, लेकिन नौकरी किसी और को मिलती थी। नौकरी दी जाती थी जाति देख करके, नौकरी मिलती थी घुस देने वालों को। यूपी पीएससी को इन लोगों ने परिवार सर्विस कमीशन बना दिया था। यूपी की कितनी प्रतिभाओं का भविष्य इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। साथियों, इंडी गठबंधन वालों की नाव डूब रही है। इनका एक ही सहारा है, झूठ, लगातार झूठ, हर जगह पे झूठ, बार बार झूठ। ये संविधान को लेकर देश में झूठ फैला रहे हैं। संविधान को किससे खतरा है, ये प्रयागराज से बेहतर कौन बताएगा। आप जरा बताइए, आपातकाल लगाकर संविधान को बदलने की साजिश किसने की थी। यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस की तानाशाही पर लगाम लगाई थी। रायबरेली में लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की गई थी। हाईकोर्ट ने उस चुनाव को रद्द करके इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। भाइयों और बहनों, इतने साल बीत गए लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र नहीं बदला। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस सपा वाले संविधान के खिलाफ जाकर दलितों, पिछड़ों का आरक्षण अपने वोट बैंक को, वोट जिहाद वालों को देने की तैयारी में है। कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने ओबीसी कोटा मुसलमानों को दे दिया है। अब यही काम ये देश भर में करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज प्रयागराज की धरती पर गारंटी देवे आवा है। मैं दलितों, पिछड़ों का आरक्षण इन लोगों को छीनने नहीं दूंगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी आगे भी आपकी सेवा करता रहे, इसके लिए एक सशक्त सरकार चाहिए। प्रयागराज से भाई नीरज त्रिपाठी जी और फूलपुर से भाई प्रवीण पटेल जी